बैंकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड क्लास में उसका एमसीक्यू डील किए हैं। आज हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करेंगे, साथ में मेमोरी भी कर लेंगे और कल दोनों का हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। तो उम्मीद है कल का सेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा और क्लास के बाद पीडीएफ चला जाएगा आप लोग को, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। क्योंकि हम बताए थे आप लोग को वीडियो में कि ये पेड क्लास है और 3 क्लास हम फ्री देंगे। तो आज के बाद से जिनको क्लास करना होगा वो 500 का आपको बता ही दिए थे। इस नंबर पे आपको यूपीआई से भेज दीजिएगा, फिर आपको वो लिंक, आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे टेलीग्राम का पेड वाला, उसी में अब लिंक जाएगा कल से। ठीक है, 7354 इस पे पेटीएम यूपीआई कुछ भी कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का आज का सेशन। तो सबसे पहले गूगल मीट पे क्लास लेने का यही मकसद है कि आप लोग से डायरेक्ट रूबरू हो जाएं और आप लोग का जो भी डाउट्स है डायरेक्ट पूछ सकें। यूट्यूब पे ये संभव नहीं होता है। चलिए, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपको पता है हर कंप्यूटर कंपोनेंट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बिना उसके कंप्यूटर कंपोनेंट पूरा होता ही नहीं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर अगर आपसे पूछता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट, जिसको छू सकते हैं आप वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसको छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। जिसमें अब इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है, तो आपका पार्ट्स में मॉनिटर आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर केस में आपका इंक्लूडिंग आ जाएगा क्या क्या, हार्ड डिस्क जो मेमोरी में आगे बताएंगे, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड। ठीक है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे पार्ट हैं जिसको आप एक्सटर्नली भी लगाया जाता है मदरबोर्ड में, वो सारा हार्डवेयर आएगा। यानी जिसको आप छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर कहलाएगा। तो ये आप लोग ये देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड है। ठीक है, तो देखिए मदरबोर्ड में अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो ये वाला पार्ट जो है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वाला पार्ट है, ये प्रोसेसर का पार्ट, यहीं पे प्रोसेसर लगता है। ये जो है रैम का स्लॉट है, यहाँ पे रैम लगता है। अगर वीडियो कार्ड लगाने का बात हो, जहाँ आप जो गेमिंग करते हैं जो लोग, उनको पता होगा अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगता है जो यहाँ पे उसका स्लॉट दिया होगा। ये आपका जो सीपीयू के पीछे का पार्ट है, ये यहाँ पे आपका यूएसबी लैन, फिर आपका जो माउस का पोर्ट्स है। ठीक है, ये सारा पीछे में ये पार्ट्स लगा होता है। सब इन सब मदरबोर्ड में ही इंक्लूड होता है, अलग से कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं है। पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में अलग अलग लगाया जाता था। वहाँ आप लोग का मेमोरी का स्लॉट अलग होता था, फ्लॉपी का स्लॉट अलग होता था। लेकिन जब फिफ्थ जनरेशन ऑनवर्ड हुआ था, उसमें जब मदरबोर्ड जो नैनो टेक्नोलॉजी आ गया था, तो वहाँ पे सबको एक जगह एक कार्ड बोर्ड में लगा दिया गया। उसी को हम लोग मदरबोर्ड या मेन बोर्ड भी कहते हैं। अब देखिए मदरबोर्ड बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि इसी में आपका सारा कनेक्शन होता है। किसका किसका कनेक्शन होता है, सीपीयू का कनेक्शन होता है, मेमोरी का कनेक्शन होता है, हार्ड ड्राइव का कनेक्शन होता है, अगर आप ऑप्टिकल ड्राइव लगाए हैं वो भी होता है, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारा जो पोर्शन है वो सारा लगा होता है किसमें, मदरबोर्ड में। तो ये आपका हार्डवेयर से यही क्वेश्चन आएगा। अब एमसीक्यू में आपको हम बताएंगे कितने तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हार्डवेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सॉफ्टवेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसका बहुत सारा टाइप्स हो जाता है सॉफ्टवेयर में। अब देखिए सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एक्सिक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क। यानी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है डेटा प्रोग्राम की मदद से, कि अगर मान लेते हैं कि एक वीडियो आपको देखना है, तो वीडियो देखने के लिए एक वीडियो मीडिया प्लेयर बनाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक एक सिर्फ वीडियो देखने के बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमको वीडियो के लिए वीडियो प्लेयर, अब आपको
वर्ड का कोई काम करना है तो उसके लिए एमएस वर्ड, या टीएक्सटी के लिए वर्ड पैड, नोट पैड, ये सारा बनाया जाता है। यानी सॉफ्टवेयर स्पेशल केस में, स्पेशल प्रोग्राम को डिजाइन में रखते हुए बनाया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब सॉफ्टवेयर बटा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो बटा हुआ है वो बटा हुआ है सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सबको मिक्सअप कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही पता है कि ये सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट रन द कंप्यूटर, बिना इसके नहीं चलेगा। When you turn the computer, it activate the hardware and control the coordinate their function। अगर जिसके पास पीसी या लैपटॉप होगा तो आप लोग ध्यान देते होंगे कि जब भी कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम आता है, ठीक है। जैसे ही कंपनी का नाम आता है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, कंप्यूटर बूट करता है, ये जो बूटिंग प्रोसेस होता है, ये बूटिंग प्रोसेस बहुत बार आता है जिसको हम लोग बायोस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो चेक करता है कि आपके सिस्टम में, ठीक है, सॉरी हार्डवेयर नहीं, आपका जो कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो जो उसमें ओएस लगा होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, वो चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है या नहीं। यानी कि इनपुट का मतलब कि आपके पास मदरबोर्ड, सॉरी आपके पास कीबोर्ड, आपके पास माउस, आपके पास मॉनिटर, ये सब है कि नहीं। अगर ये सब नहीं होगा तो कम ओएस है जो वर्क नहीं करेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बॉयस प्रोसेस। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बूटिंग प्रोसेस के थ्रू बॉयस रन करता है। बॉयस जैसे ही रन करता है वो पूरा आपका कंप्यूटर को चेक करता है कि अगर आप में कुछ मिसिंग है तो एरर का मैसेज आपको दे देगा। तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बात करते हैं कि इसमें 4 टाइप होता है। पहला टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा टाइप होता है यूटिलिटी सिस्टम, तीसरा टाइप होता है डिवाइस ड्राइवर, और उसके बाद होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अब ये तो बहुत कम ही यूज होता है क्योंकि अब ऑनलाइन गूगल के थ्रू आप लोग ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि वो इनबिल्ड होता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें कि सबसे पहले, ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि भारत में या वर्ल्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ था, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि एक अगर आप लोग क्योंकि ऑप्शन जो देता है ना, ऑप्शन जो देता है वो इस तरह से देगा कि अगर आपको हिस्ट्री पता होगा तो आप किसी तरह ओएस रिलेटेड क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप लोग नाम सुने होंगे यूनिक्स, सेकंड लाइनेक्स, थर्ड जो आपका है, इसके बाद यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है। इसका एक बहुत दिन तक ये ओएस चलता है, लेकिन जैसे ही, क्योंकि आपको हम बताए थे कि यूनिक्स और लाइनेक्स में माउस यूज नहीं होता था, इसके कारण कीबोर्ड के थ्रू ही सारा काम करना होता था, ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू ही सारा काम यूनिक्स और लाइनेक्स में करना होता था, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था क्योंकि अगर आप कल्पना कर लीजिए कि अगर आपका माउस हटा दिया जाए और कीबोर्ड से सारा काम करने को मिले तो कितना प्रॉब्लम होगा। तो यही कारण था कि ये दोनों फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता था GUI। GUI का फुल फॉर्म हम बताए थे, तो बताइए आप लोग क्या होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है। अब देखिए जब लाइनेक्स आया, यूनिक्स आया, उस समय माइक्रोसॉफ्ट नहीं आया था, ठीक है। लेकिन जब ये फेल हुआ तो जाके माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले एक्सपी को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे वो GUI को सपोर्ट करते थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं कि GUI से क्या अंतर पड़ता है। कोई अगर आप पासवर्ड डाल रहे हैं मोबाइल में या ATM में,
अगर पासवर्ड 1234 डाल रहे हैं, अगर GUI बेस वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो डायरेक्ट नंबर लिख देगा 1234। अगर GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ये पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो स्टार 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 या बिंदा बिंदा बिंदा, मतलब नंबर आपको नहीं दिखेगा। ये सिक्योरिटी के कारण ही ये दोनों फ्लॉप हुआ था। तो ये बात को माइक्रोसॉफ्ट कैच किया, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जब कैच किया तो उसके बाद इसको लेके आया एक्सपी को। तो एक्सपी के पहले भी छोटा छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा था माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था एक्सपी, और आज भी सबसे ज़्यादा यूजर जो है एक्सपी का ही है। और सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट का सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाएगा तो वो एक्सपी ही होगा। अब जैसे ही एक्सपी आया तो जैसे ही उधर कंप्यूटर का जनरेशन भी चेंज हो रहा था, तो इधर डेवलपमेंट भी चल रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो एक्सपी के बाद फिर स्टार्ट हुआ आपका, ग्लोबली स्टार्ट हो गया विंडोज 7। विंडोज 7 के बाद मार्केट में लैपटॉप आना शुरू हो गया था। तो जो भी कंपनी लैपटॉप बना रही थी वो इंट्रोड्यूस की, साथ में ही उसी समय आ गया था विंडोज 8। सिर्फ विंडोज क्या, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये विंडोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन सब लोगों ने देखा है एग्जाम में। रिप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिप्लाई नहीं करना है। क्या बोला सर? अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो इसमें बहुत सारा आपको ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, ये पूछा जाता है। तो आपको अगर सबका पता नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर। तो विंडोज 7 आया, विंडोज 7 के बाद लैपटॉप इंडस्ट्री बहुत तरह से बूम किया। उसके बाद फिर विंडोज 8 आया, और उसके बाद स्क्रीन टच लैपटॉप आना शुरू हुआ, तो उसके लिए विंडोज 8.1 आया। और विंडोज 7 के पहले एक्सपी के बाद एक आया था विस्टा। ठीक है, एक्सपी के बाद आया था विस्टा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, तो बहुत ही कम लोग जानते हैं विंडोज विस्टा के बारे में। और विंडोज विस्टा जब आया था तो उस समय उसके तुरंत बाद विंडोज 7 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि वो फेल हो गया था। ग्लोबली जिस तरह से एक्सपी चल रहा था उस तरह से विंडोज विस्टा नहीं चल पाया। तो उसके बाद थोड़ा सा सुधार करके विंडोज 7 लाया गया। उसके बाद विंडोज 8 लाया गया। उसके बाद विंडोज 8.1 आया। अभी उसके बाद विंडोज आया क्या, 8.1 के बाद कौन सा विंडोज आया? 10 सर। विंडोज 10 आया, और अभी जस्ट लॉन्च हुआ है विंडोज 11। ठीक है, तो हमको पूरा विश्वास है कि विंडोज 11 से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आप लोग को, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो उसके बाद आ गया विंडोज 11। ठीक है, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है। अब माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी तो भारत में या और भी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको भी समझते हैं। अब बात करते हैं एंड्रॉयड का। सर भारत में एक ही था, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था माइक्रोसॉफ्ट? भारत में एक ही नहीं था। भारत में क्या, पूरा ग्लोबली माइक्रोसॉफ्ट ही पूरा तरह से कब्जा किए हुए था पूरा मार्केट को, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियां थी जो नहीं स्टार्ट कर रही थी, लेकिन वो उतना प्रचलित नहीं हो पा रही थी कि लोग उस पर विश्वास करें। माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ा कंपनी था और उसको लोग विश्वास करते थे। तो एक्सपी के बाद मतलब खत्म ही हो गया, अदर कंपनियों का खत्म हो गया था, पूरा मार्केट ही खत्म हो गया था। उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही चला। अब ओके सर। सबके पास तो मोबाइल होगा ही, यस सर। तो आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पता है? नहीं। यस सर। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी पीओ में ही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भी लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपना माइक बंद कर लीजिएगा, कुछ आवाज आ रहा है सब। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करते हैं। देखिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
एंड्रॉयड ओएस, इस पे भी एक ही कंपनी का कब्जा था। किस कंपनी का कब्जा था ये बताइए? नहीं, सिर्फ एक कंपनी का कब्जा था और आज भी है। वो है वो है वो है गूगल। सर कुछ साउंड आ रहा है। वो है गूगल है, ठीक है। गूगल ही पूरे मार्केट पे कब्जा किए हुए था, उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। और ये गूगल क्योंकि मिड रेंज कंपनियां थी, यानी कि भारत में छोटी छोटी कंपनियां जब वो मोबाइल ओएस पे वर्क कर रही थी, गूगल से ही करार कर रही थी, क्योंकि उसके अलावा एक ही ऑप्शन था। क्या था? एप्पल। अब एप्पल किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो वो करता है आईओएस। ठीक है। तो एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड यानी गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों का अंतर आप लोग समझ गए? सर एप्पल का नाम, गूगल का नाम नहीं लिखा। हाँ बता रहे हैं, गूगल का आ रहा है, उसमें लंबा है, चार्ट है, बता रहे हैं। अब देखिए ये तीनों का अंतर समझ गए। अब ये माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल में भी घुसा था, आपको याद होगा। माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के साथ मिलके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी घुसा था, यानी कि भारत में तीन ऑप्शन थे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहला तो था एप्पल, दूसरा तो था एंड्रॉयड, और तीसरा था माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ही अपना मोबाइल वेरिएंट नोकिया के साथ लॉन्च किया था, जब नोकिया बुरी तरह वो फेल हो गया था। आप लोग नाम सुने होंगे माइक्रोसॉफ्ट लुम्बिया, नोकिया लुम्बिया करके आता था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। तो ये तीनों था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसलिए हम बता रहे हैं, ये देखिए ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे आता है कि इनमें से कौन सा अभी लेटेस्ट मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा लेटेस्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये जानने के लिए तो आपको पूरा लिस्ट तो कम से कम जानना पड़ेगा ना। सर माइक्रोसॉफ्ट का क्या बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताया था? माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक कंप्यूटर का तो अलग हो गया, XP7 8.1, और उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के साथ मिलके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप किया था, और नोकिया के मोबाइल, सारे नोकिया के मोबाइल में वो डालता था, लेकिन वो चल नहीं पाया। उसके पीछे क्या रीजन था, कोई बता सकता है? क्यों नोकिया का सर मोबाइल? महंगा था बहुत ज्यादा। क्या? नोकिया का फोन बहुत महंगा आता है। नहीं, वो महंगा रीजन नहीं है, कोई बता सकता है? विंडोज का फॉर्मेट था। विंडोज का फॉर्मेट था, वो ठीक है, लेकिन क्यों फेल हुआ? रीजन बताइए हमको। वो जा करने में दिक्कत होती है सर, क्या करने में? शेडिंग करने में। हाँ वो भी एक थोड़ा सा इशू था, लेकिन उसके अलावा अब देखिए क्या होता था ना कि आज आपको अगर कोई ऐप का जरूरत होता है तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं? स्टोर पे सर। प्ले स्टोर पे जाते हैं। उसमें आपको दुनिया भर का ऐप मिल जाता है जो भी आपको चाहिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट यहीं पे गलती कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में उतना वैरायटी ऑफ एप्स नहीं था जो लोगों को चाहिए था। समझ में आ गया? अब आप मान लेते हैं कि आप एक मॉल खोलें, ठीक है। आप एक मॉल खोलें, मॉल के नाम पे कस्टमर तो आपके पास आया, लेकिन उसको मॉल मॉल का मतलब क्या होता है कि हर कुछ एक ही दुकान के अंदर हो, हर प्रोडक्ट एक ही दुकान के अंदर हो। तो आप सब कुछ कुछ प्रोडक्ट लाएं और कुछ कुछ प्रोडक्ट नहीं लाएं, तो कस्टमर आएगा, मॉल देखेगा, उसके बाद फिर जो वापस जाएगा वो फिर कभी आएगा? नहीं। अब उसके बगल में एक मॉल खुला हुआ है जिसका नाम है बिग बाजार। आपको तो पता है यहाँ पे सब मिलता है। हाँ सर। तो अब बताइए कि आप ये माइक्रोसॉफ्ट के मॉल में जाएंगे या गूगल के मॉल में जाएंगे, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। अब समझ में आ गया क्यों फेल हुआ? सर चलिए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ एंड्रॉयड वर्जन का।
ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एंड्रॉयड का नाम आप लोग कुछ कुछ तो सुने होंगे। सबसे पहले आया था मार्शमेलो। ठीक है, सबसे पहले आया था मार्शमेलो और ये 2015 में आया था। गूगल एंड्रॉयड मार्शमेलो नाम था उसका। सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है कि आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो नाम पता होगा तभी तो आप उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड है गिंगर ब्रेड। और आपको पता है सब खाने पीने के नाम पे ही गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का रहता है, कभी ध्यान दिए हैं? यस सर। गिंगर ब्रेड। ठीक है, ये कब आया था? तो ये आया था आपका 2000, एक सेकेंड, पहले आया था मार्शमेलो 6.0, बगल में लिख देते हैं। साल का ज़रूरत नहीं है लेकिन ये ज़रूरत है कि इसको 6.0 बोलते थे। एंड्रॉयड गीगल ब्रेड को 2.3 बोलते थे। उसके बाद आया एंड्रॉयड किटकैट। किटकैट इसको बोलते थे 4.4। हम अरेंज वे में नहीं लिख रहे हैं, फिर हम समझा दे रहे हैं एक बार लिख के क्योंकि हमको भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद आया था जेली बीन। जेली बीन ये आया था 4.3, इसका नाम था, वर्जन का नाम था। पचमा था गूगल, शायद ओरियो था, हाँ गूगल ओरियो, जिसको एंड्रॉयड 8 भी बोलते हैं। ओरियो। उसके बाद था एंड्रॉयड सर ये क्या लिखा? ओरिया। ओरियो। ओरियो। ओरियो बिस्कुट नहीं सुना है? 2.2 था ये। 7 नंबर में डोनेट। ये था 1.6। उसके बाद था लॉलीपॉप, सबसे ज़्यादा फेमस था ये लॉलीपॉप। ये आया था वर्जन 5.0। उसके बाद था तो 7 में क्या लिखे हैं? 7 में है डोनेट। उसके बाद था एंड्रॉयड नोगट। फाइव पॉइंट जीरो ये भी था। के बाद था 4.0 सैंडविच। फोर पॉइंट जीरो 11 में था एंड्रॉयड पाई। 5.0 होगा 5.0। 2000 एंड्रॉयड 9। उसके बाद 12 नंबर में और भी 5-6 था लेकिन बहुत छोटा छोटा था तो वो सब छोड़ दीजिए जो इम्पोर्टेंट। 11 नंबर में क्या लिखे हैं? पाई है। आप लोग के मोबाइल में भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ सर, अब समझ में आया, मेरे फोन में हाँ, ये तो कौन सा आपके मोबाइल में है बताइए? पाई सर, पाई। पाई है। एंड्रॉयड 10 है, ये 2017 में आया था। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी एंड्रॉयड का कौन सा है, क्या बताइएगा? एंड्रॉयड 10। एंड्रॉयड पाई 10। सर, पाई पाई।
इसका हम लिस्ट आप लोग को पीडीएफ में अटैच कर देंगे, ठीक है। तो आपको बस ये जानना है, आपको कब आया ये सब कुछ नहीं जानना, आपको बस नाम ऐसा होना चाहिए कि जब क्वेश्चन आए तो उसको आप इजीली इलिमिनेट करें। ये सब है जो ऐप है, ये कभी नहीं पूछेगा वर्जन क्या था, कभी नहीं पूछेगा कौन साल में आया था, ये नहीं पूछेगा। ज़्यादा ज़्यादा अभी पूछेगा अभी का लेटेस्ट कौन सा है वो पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि हर साल अब कभी 3-3 भी आए हैं, कभी 4-4 भी आए हैं। सबसे ज़्यादा 5.0 वाला वर्जन में आया था, नोगोट भी उसी में आया था, लॉलीपॉप भी उसी में आया था, ठीक है। तो आपको वो सब याद नहीं करना, आपको बस याद करना है कि मार्शमैलो टाइप ऑफ एंड्रॉयड ओएस, किटकैट टाइप ऑफ एंड्रॉयड ओएस। बस आपको ये जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इलिमिनेट कर पाएँ कि इनमें से कौन है या इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछें हम कि सबसे अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड कितना चल रहा है। तो अभी एंड्रॉयड जो चल रहा है 12, ठीक है। एंड्रॉयड 12 सबसे लेटेस्ट है, जो अभी यूज में आप लोग का नहीं आया है, कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन ये बन गया है, तैयार हो गया है। एंड्रॉयड 12 इसका नाम है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सबसे लेटेस्ट कौन है तो एंड्रॉयड 12, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग जनरली आप लोग के मोबाइल में एंड्रॉयड 11 भी नहीं आया होगा, एंड्रॉयड 10 ही होगा, क्योंकि ये 11 तो सितंबर में ही बन गया था, 2020 के सितंबर में ही बन गया था, और अभी तो ये फरवरी 2021 में आप लोग का एंड्रॉयड 12 भी तैयार हो गया। तो आपको ये जानना होगा, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड 10 ही चल रहा होगा मोस्टली के मोबाइल में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? नो सर। चलिए तो ये तो हो गया एंड्रॉयड का, ये हम बता दिए आपका। विंडोज का बता दिए थे ना, तो हो गया। ये विंडोज का हो गया। अब आईओएस का देख लीजिए एक बार, क्योंकि वो भी उसमें भी क्वेश्चन आता है कि अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो बस आईओएस में आप लोग ये जान लीजिए कि अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो आईओएस का जो लेटेस्ट वर्जन है, कोई बता सकता है क्या चल रहा है? अभी ये 14 चल रहा है, ठीक है। 14 आईओएस का 14 वर्जन चल रहा है अभी लेटेस्ट 2021 में। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी उसी तरह आता है, इसका भी हिस्ट्री उसी तरह है। अगर स्टार्टिंग आपसे अगर स्टार्टिंग का बात करेगा कि आईओएस कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2007 से स्टार्ट हुआ था। 29 जून 2007 से आईओएस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, 29 जून 2007, ठीक है। उसके बाद से अभी तक चल रहा है। टोटल 14 इसका एप्लीकेशन आ गया है, ये 14 चल रहा है 2021 में। इसके अलावा ओएस से आपको कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है सबको? यस। किसी को कोई डाउट्स? क्योंकि ये सब कंप्यूटर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसको डील करने के लिए तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम लोग अभी डील कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो गया आप लोग का। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आइए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको देखिए। नाम से ही पता चलता है कि एक सहायक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसको देखिए। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प टू मैनेज मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेस, ठीक है। अब दे आर ऑल्सो नोन द सर्विस प्रोग्राम। एग्जाम्पल अगर यूटिलिटी प्रोग्राम का, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रैगमेंट बैकअप, डिस्क क्लीनअप, ये सब है यूटिलिटी प्रोग्राम। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आपको आएगा, तो कल तो हम देंगे ही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपसे पूछेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको ऑप्शन देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, ये सारा ऑप्शन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा और कुछ नहीं आएगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। क्लियर है?
आगे देखते हैं। अब आते हैं डिवाइस ड्राइवर। इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि डिवाइस ड्राइवर से, अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी समझिएगा। तो डिवाइस ड्राइवर मान लेते हैं कि किसके किसके पास प्रिंटर है आप लोग में से, किसके किसके घर में प्रिंटर है, कोई है जिसके घर में प्रिंटर है? है। तो वेद प्रकाश जी के पास है। तो जब आप प्रिंटर लाए थे तो उसके साथ, प्रिंटर के साथ एक सीडी भी दिया होगा वेद जी। हाँ, कोई भी प्रिंटर आप खरीदिएगा तो उसके साथ उसका एक ड्राइवर देता है कि अब, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे प्रिंटर खरीद के लाया। प्रिंटर का एक वायर लाइन में जाता है, मेन में, एक वायर जाता है कंप्यूटर में जाता है। तो ये वायर कंप्यूटर में डाल दिए तो कंप्यूटर का कैसे पता चलेगा कि भाई प्रिंटर मेरे में अटैच हुआ है? ये पता चलना चाहिए ना। आप कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो अब प्रिंटर को जब ऐड करेंगे आप, अब यहाँ पे प्रिंट दिए, कोई पेज को आप प्रिंट किए, तो प्रिंट किए, कंप्यूटर को पता ही नहीं है, सेंस ही नहीं है कि भाई मेरे में एक प्रिंटर घुसा हुआ है, तब ना वो प्रिंट देगा। तो ये सेंस और ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई ये जो पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है, ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर का काम करेगा, ये कंप्यूटर को बताने के लिए ही डिवाइस ड्राइवर यूज किया जाता है। वो इंटरेक्शन करता है हार्डवेयर डिवाइस से कि भाई प्रिंटर आप में ऐड हुआ है, अगर आप अब प्रिंट देंगे तो इसके थ्रू प्रिंट निकल जाएगा। तो कोई भी आप, अब मान लेते हैं स्कैनर लाते हैं, तो स्कैनर का भी वही सेम फंडा है कि स्कैनर को बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर को कि भाई हम हैं स्कैनर, अब हम स्कैन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को जो बताता है, यानी हार्डवेयर से इंटरेक्शन जो होता है वो करवाता है डिवाइस ड्राइवर का। क्लियर है? बात समझ में आ गया सबको? चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज अगर आपसे पूछे डिवाइस ड्राइवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो क्या आंसर होगा? हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो क्या बोले, कैसे बोले तो? डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। तो बताइए अभिजीत कुमार। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुमारी सालवी। पलक, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। पिंकी सिंह। रागनी कुमारी। रागनी कुमारी बताइए। रेणु कुमारी। सिस्टम रूपाली शाह। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर। रश्मि कुमारी। विशाल आनंद। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर। अब देखिए हम ये क्वेश्चन इसलिए पूछे कि अभी हम पढ़ाएं आप लोग को, क्या पढ़ाएं ध्यान से देखिए। अभी हम क्या आप लोग को पढ़ाएं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाएं आप लोग को, ठीक है। ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऑप्शन ही में नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। डिवाइस ड्राइवर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम किस टाइप, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस टाइप का है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अभी जो भी डील कर रहे हैं हम सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में करें। अभी भी
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अब ये हम जब लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा डील करेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं कि इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब किसी किसी सेट में आपको 2-3 मिल जाएगा, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। अब देखिए ये सब होता क्या है ये भी हम बता देते हैं। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि एक हाई लेवल प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो मशीन जो इक्विवेलेंट होता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को। आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज पे वर्क करता था? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो जो मशीन लैंग्वेज को ही सेंस करता था। तो ये जो आप लोग से पूछा जाएगा असेंबलर क्या है, तो असेंबलर जो होता है वो एक तरह से असेंबली लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या काम करता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है, ठीक है। आगे जब हम लोग इस पे और डिटेल आगे पढ़ना है तो हम बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग को रट लेना है इसको। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल से लो। इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल से लो, ठीक है। ये रट लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि असेंबलर का हाई लेवल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब, देखिए मान लेते हैं कि एक हम सॉफ्टवेयर बनाए VLC, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग को पता है वो कोड से बनता है, कोडिंग से बनता है। और कोड कहाँ पे यूज होता है? कोड यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक हम प्रोग्राम बनाए जिसमें एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना है जिसमें कि वीडियो प्लेयर आप चलाएं, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ना बहुत सारा कोड को यूज किया जाता है। कोड से ही बनता है सॉफ्टवेयर कोई भी। तो ये कोड कहाँ पे यूज होता है? तो वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में। इसका हम लोग सीधा उदाहरण है कि जो सी है या C++ है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसी इसी लैंग्वेज के थ्रू हम कोई भी कोड को बनाते हैं। उतना आप लोग को डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आप लोग को बस इतना ही जानना है कि कोड कैसे बनता है। तो वो लैंग्वेज में बनता है, कोड के थ्रू ही कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। तो बस याद कर लीजिए असेंबलर का काम होता है ये असेंबली करता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर हाई लेवल से लो लेवल में, इंटरप्रेटर हाई लेवल से लो लेवल में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना, इसके ये आगे का सिलेबस है, आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोलिए। सर ये 0101 की भाषा कौन सी है सर? वो अभी वो पढ़ाएंगे बाइनरी में, वो बाइनरी आप लोग को बताएंगे, बाइनरी सर लैंग्वेज। इसमें हाँ ऑप्शन आता है बाइनरी डेसिमल। हाँ, बाइनरी हम आप पढ़ाएंगे, आगे पढ़ना है। और उससे क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, ठीक है। क्लर्क में तो नहीं आएगा, आप लोग को BA/CB में तो नहीं आएगा, क्योंकि हम सिर्फ BA/CB के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कि आज के बाद कभी आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ये PO में आता है, एक क्वेश्चन दे देगा, उसको कन्वर्ट करेगा, आपको बोलेगा बाइनरी में उसको कन्वर्ट करके बताइए क्या होगा। तो वो आगे हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल आते हैं, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? यस सर। यस सर। चलिए, और क्लियर होगा जब हम लोग MCQ डील करेंगे वहाँ पे, तो और क्लियर होगा ही। अब बात करते हैं, अब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल क्या है कि इसके मतलब ये अगर कंप्यूटर में ना रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक वर्क आपसे नहीं होगा। मान लेते हैं कंप्यूटर खरीद लिए हैं, उसमें कंप्यूटर खरीद लिए हैं, लेकिन उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको फोटोशॉप का कोई काम करना है, तो फोटोशॉप काम करने के लिए फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। तो जो भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आप डालते हैं वही सारा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको वर्ड का काम है तो माइक्रोसॉफ्ट यूज कीजिएगा, अगर आपको फोटोशॉप का काम है तो एडोब फोटोशॉप यूज कीजिएगा, अगर आपको इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर चाहिए या उसमें
टैली यूज कीजिएगा, कुंडली का सॉफ्टवेयर चाहिए तो कुंडली यूज कीजिएगा। जो भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आपको चाहिए स्पेशल पर्पस के लिए, वो जो डालते हैं वही कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आपसे ये क्वेश्चन उस बार बीएसईबी के मेंस में ही पूछा था कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, बताइए, एप्लीकेशन या सिस्टम? सिस्टम सर। सिस्टम। तो यही है आप लोग का अंतर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ज़्यादा कुछ आप लोग को इसमें पढ़ना ही नहीं है, कि जो भी सॉफ्टवेयर बाहर से आप डालते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, वो सारा एप्लीकेशन, और वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं आप लोग का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है, पीडीएफ दे देंगे, पढ़ लीजिएगा, ये तो हम आप लोग पढ़ा चुके हैं। चलिए आते हैं कंप्यूटर मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, थोड़ा सा परेशान करता है, हर बहुत लोगों को परेशान करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना है मेमोरी को। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या एग्जाम, अगर एग्जाम पूछ देगी कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या बताएंगे? ओएस हुआ ना, ओएस हुआ, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग पहले ये बताइए कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब समझते हैं? यस सर। वोलाटाइल, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल मतलब होता है सर, एक बार अगर मेमोरी लॉस हो जाता है तो वो मतलब कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं देता है। वोलाटाइल मतलब पावर सप्लाई, पावर सप्लाई जब ऑफ हो जाए तो मेमोरी जो स्टोर होती है वो उड़ जाती है, वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, ये सही है। चलिए अब क्या है, आप सीधा मतलब है कि वोलाटाइल का मतलब है लाइन, कंप्यूटर में जब तक लाइन है, पावर है, तब तक उसमें मेमोरी है, जैसा ही उसका पावर बंद हुआ मेमोरी लॉस हो जाएगा, ये हो गया वोलाटाइल। ये आसानी से मिट जाए उसको भी ना वोलाटाइल बोला जाता है, ठीक है। आवाज आ रहा है ना? यस सर। हाँ चलिए, बीच बीच में बोलते रहिएगा क्योंकि हम स्क्रीन तो देखते नहीं हैं फुल ओके। स्क्रीन। तो अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी तो आप लोग फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन में समझ ही गए होंगे कि मेमोरी का यूजेज कितना है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम एक बार रिवीजन हम लोग जिससे जिससे हम क्वेश्चन पूछेंगे वही वही जवाब देगा, रिवीजन भी हो जाएगा मेमोरी पे। तो सबसे पहले रागनी कुमारी बताइए, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कितना मेमोरी था? 4000 बिट्स। 4000 बिट्स, ठीक है। उसके बाद पलक बताएंगे सेकंड जनरेशन में कितना था मेमोरी? पलक आवाज जा रही है? यस सर। हाँ बताइए। 32,000। 32,000। विशाल आनंद सेकंड जनरेशन में कितना है मेमोरी? 2000 फीट। ठीक है। वेद प्रकाश थर्ड जनरेशन में 1,28,000। 1,28,000। अच्छा, थर्ड जनरेशन में बताइए आकाश, मेमोरी? 1,28,000 बीट्स। 1,28,000 बिट्स, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में अभिजीत कुमार 100 मिलियन बिट्स। ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में बताएंगे रेणु कुमारी? अनलिमिटेड सर। अनलिमिटेड। चलिए बहुत बढ़िया, याद है आप लोग को, इसी तरह याद करते रहना है और रिवीजन हम करवाते रहेंगे जिससे कि पीछे का आप लोग ना भूलें। अब देखिए मेमोरी दो पार्ट में बटा हुआ, पहला होता है मेन मेमोरी, दूसरा होता है प्राइमरी मेमोरी। ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में है कि पहला मेन मेमोरी, उसी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी।
तो मेन प्रॉब्लम यही होता है कि सबको ये समझ में आता है कि मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और अलग से सेकेंडरी मेमोरी, ये तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझना होगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी का। तो नाम से ही पता है कि प्राइमरी का मतलब बिना इसके काम होगा नहीं, ये तो समझ ही गए होंगे। प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी डेट प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेसेस फर्स्ट और डायरेक्टली। यानी जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यहाँ कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो एक्सेस होता है वो मेमोरी का ही होता है। और वो कौन सा मेमोरी का एक्सेस होगा? वो होगा प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, समझ गया? तो ये प्राइमरी मेमोरी का सबसे पहला एक्सेस होता है। तो बिना प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर चल सकता है, ये बता सकते हैं कोई? नो सर। ठीक है, बिना प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर नहीं चल सकता। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, प्राइमरी सेकेंडरी? ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, सबसे पहले यही है। और जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला वो प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सेस करता है, डायरेक्टली एक्सेस करता है। क्योंकि जब प्रोसेसर आपका होता है, कंप्यूटर ऑन हुआ, वॉइस अपना वर्क किया, जैसे ही वॉइस वर्क किया वो मेमोरी को ढूंढेगा। मेमोरी को क्यों ढूंढेगा, कभी सोचें आप लोग? क्योंकि आपको पता है कि सब वॉइस वॉइस रन करने के बाद आपका ओएस ओपन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है। यस सर। जब ओएस ओपन होता है, ओएस जहाँ लिखता है लोडिंग विंडोज लिखता है, उस समय तक आपका सेकेंडरी स्टोरेज, आपको तो पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकेंडरी स्टोरेज में आप लोग स्टोर करते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। जब आप कंप्यूटर को ओएस जब इंस्टॉल होता है किसी कंप्यूटर में तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही इंस्टॉल सब लोग करता है। तो लेकिन जब कंप्यूटर का जो वॉइस बूटिंग प्रोसेस होता है उस समय सेकेंडरी स्टोरेज बंद होता है। ठीक है, उस समय सिर्फ प्राइमरी मेमोरी चलते रहता है। तो ओएस का कुछ पार्ट्स जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है, इसी कारण कंप्यूटर स्टार्ट भी हो पाता है। अगर सोच लीजिए जिसका कनेक्शन ही बंद है, जिसमें ओएस लोड है, उसमें तो लाइन गया ही नहीं, वो तो स्टार्ट है ही नहीं, तो ओएस कैसे रन कर जाता है? ओएस रन कर जाता है इसी कारण से, क्योंकि ओएस का कुछ पार्ट्स है जो आपका प्राइमरी मेमोरी में रहता है, और जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी रन करता है, उसी से ओएस भी बूटअप होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। जब ओएस स्टार्ट हो गया तो आपका फिर सेकेंडरी मेमोरी शुरू हो जाता है वर्क। तो अगर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ मेमोरी, तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? दो होता है, रैम होता है, रोम होता है। रैम होता है, फुल फॉर्म कोई बताइए रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म रेनू बताएंगे? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब रैम वोलाटाइल होता है, रोम होता है जो नॉन वोलाटाइल होता है। अब इसका मतलब समझिए, इसका कहने का मतलब क्या है, होता क्या है। चलिए, तो ये रैम है, ठीक है, इसको बोलते हैं रैम। और ये जो ये आप देख रहे हैं स्लॉट देख रहे हैं, ये रैम का स्लॉट जो स्टार्टिंग में बताया था मदरबोर्ड में, उसी में जाके वो लग जाता है। ठीक है, तो रैम में देखिए छोटा छोटा क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको क्या बोला जाता है, किसी को पता है? ये तो सेमीकंडक्टर है ना, मतलब सेमीकंडक्टर है, यानी ट्रांजिस्टर है, जिसको आप लोग आईसी भी बोल सकते हैं। उसी का उसी से बनता ही है। ठीक है, उसी से बनता ही है रैम। तो ये रैम हुआ आपका। चलिए, इसको हटाते हैं, इसका काम खत्म। तो रैम जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर, कैचे मेमोरी और मेन मेमोरी। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कैचे मेमोरी में।
अगर आपसे पूछेगा सबसे फास्ट मेमोरी कौन होता है तो क्या आप लोग जवाब देंगे? कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी, कैचे मेमोरी। ये बार बार क्वेश्चन आता है, हर साल हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे फास्ट मेमोरी होता है कैचे मेमोरी। अब देखिए, रैम का तो दो ही, इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि रैम है जो वोलेटाइल मेमोरी है, तो और ये इसमें क्या होता है कि वोलेटाइल का मतलब होता है कि आप इसमें जो भी डेटा डालते हैं, जब तक पावर ऑन है डेटा रहेगा, पावर ऑफ है डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको अधिक जानने का ज़रूरत नहीं है, आगे इसमें टाइप ऑफ रैम में जाएंगे तो बताएंगे, वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। चलिए अब आगे आते हैं। टाइप ऑफ रैम देख लीजिए और इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे ना, कॉपी लेके बैठेंगे और यहाँ से देखिए पीडीएफ अपनी जगह है लेकिन आपका नोट्स आपके हाथ में रहता है, तो यहाँ से आप लोग फुल फॉर्म नोट करना शुरू कर दें क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म शुरू हो जाएगा और जो ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो रैम होता है दो टाइप का, पहला हुआ डायनेमिक रैम, दूसरा हो गया स्टैटिक रैम, जिसको डी रैम और एस रैम बोलते हैं। अब डायनेमिक रैम क्या होता है कि ये रिफ्रेश, बार बार रिफ्रेश होता है, मतलब कि ये चलते रहता है और रिफ्रेश होते रहता है। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एस रैम है, ये एस रैम होता है फास्टर लेकिन लेस वोलाटाइल, किससे? डी रैम से। अब ये लेस वोलाटाइल का मतलब समझ रहे हैं क्या है? ये ऐसा रैम है जिसमें रैम तो सारा वोलाटाइल होता है लेकिन ये कम वोलाटाइल होता है, डेटा इसमें लाइट कटने के बाद कुछ डेटा इसमें रह जाता है और इसी कारण ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, ये ज़्यादा इसमें खर्च इसमें ज़्यादा है। ठीक है, और इसको ना रिफ्रेश का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डेटा रहता है, तो रिफ्रेश का इसका ज़रूरत नहीं है, डेटा जिसमें नहीं रहेगा उसी में रिफ्रेश होता है लगातार। ठीक है, ये अगर आपसे तो आपसे पूछेगा कि आ, कौन सा रैम ज़्यादा इकोनॉमिकली होता है, ज़्यादा सस्ता होता है, तो क्या जवाब देंगे? स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम। ठीक है, यस सर। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछेगा कि मोर एक्सपेंसिव कौन सा रैम होता है तो क्या जवाब होगा? डायनेमिक सर डी रैम का बोले डायनेमिक रैम और एस रैम उसका क्या होगा फुल फॉर्म? स्टैटिक रैम, बता तो दिए, डी रैम डायनेमिक, सेकंड एस है जो स्टैटिक है। ठीक है, तो डी रैम में आपको दो चीज़ जानना है, पहला कि ये होता है इकोनॉमिकल होता है, दूसरा ये रिफ्रेश होता है लगातार, इसमें जैसे ही पावर ख़त्म होता है ये रिफ्रेश हो जाता है, मतलब एकदम न्यू हो जाता है। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, पावर ख़त्म हुआ, रिफ्रेश हुआ, उसमें न्यू डेटा आ गया। लेकिन एस रैम क्योंकि डेटा पहले से होता है, क्योंकि ये मोर इसमें एस रैम में जो होता है इसमें कम वोलाटाइल होता है, मतलब इसमें डेटा रहता है, जब डेटा रहेगा तो कोई भी चीज़ रिफ्रेश होगा नहीं, डेटा डिलीट होगा तभी तो रिफ्रेश होता है। तो जो एस रैम होता है वो रिफ्रेश लेस वोलाटाइल होता है और मोर पावर। ठीक है, इसको पावर का ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसी कारण से ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और ये रिफ्रेश का इसको ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो है एच डी आर ए एम। ठीक है, अब ये जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टाइप डी रैम का ही टाइप है, लेकिन ये इसमें क्या होता है ना, हायर क्लॉक स्पीड। अब बात करते हैं क्लॉक स्पीड क्या होता है। कभी आप लोग प्रोसेसर, ठीक है, कोई प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड से ही प्रोसेसर को जांचा जाता है कि वो प्रोसेसर कितना ज़्यादा प्रोसेस कर सकता है। जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगा उतना ज़्यादा वो प्रोसेसर मजबूत होगा, तो जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड रैम में होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा कहलाता है। तो जो एस डी रैम है, सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डी रैम का ही टाइप है और ये हाइयर क्लॉक स्पीड यानी कि उससे बेटर ये वर्क करता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए सर हायर क्लॉक
बताएं तो हायर क्लॉक का मतलब कि वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, प्रोसेस ज़्यादा करेगा, कोई भी डेटा को प्रोसेस ज़्यादा और जल्दी करेगा, वही हायर क्लॉक हो गया। उसी तरह जब प्रोसेसर में भी जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगा, ठीक है, आप लोग को अपने अपने कंप्यूटर में जाके जाइएगा ना, तो मेमोरी में आप जाके प्रॉपर्टी में देखिएगा, तो आप लोग का जो प्रोसेसर का है ना, प्रोसेसर का स्पीड लिखा हुआ होगा 2.1 गीगाहर्ट्ज़। ध्यान से अगर आप लोग देखे होंगे तो ये 2 क्लॉक का है। 2.1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये दो, इसमें 2 क्लॉक लगा हुआ है। किसी का 4.2 होगा, उसमें 4 क्लॉक है। जितना अब i3 का जो प्रोसेसर होगा उसमें 2 से 5 के बीच या 6 के बीच होगा। i5 जो प्रोसेसर होगा उसमें 6 से अधिक होगा। i7 है उसमें और 8 से अधिक होगा। तो जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड उतना अच्छा प्रोसेसर, तो जितना अच्छा आपका क्लॉक स्पीड उतना अच्छा रैम। क्लियर है सबको? सर रैम फिर से एक बार बताइएगा तो। रैम में क्या बताएं फिर से? सर स्टार्टिंग से जो रैम का टाइप है वो डी रैम, एस रैम। डी रैम हो गया, डायनेमिक रैम, ठीक है। डायनेमिक में क्या होता है कि ये लगातार रिफ्रेश होता है और ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, इसमें पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। इस रैम में ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटा पूरा अच्छे से डिलीट नहीं होता, कुछ डेटा रह जाता है, इस कारण से रिफ्रेश भी नहीं होता और इसके पावर भी ज़्यादा लेता है और एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। एच डी रैम में क्लॉक स्पीड अच्छा होता है, इस कारण से वो ज़्यादा, उसी का टाइप है, डी रैम का ही टाइप है एच डी रैम। जितना अच्छा क्लॉक स्पीड उतना अच्छा रैम कहलाएगा, उतना अच्छा प्रोसेसर कहलाएगा। अब बात करते हैं रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। कोई रोम को देखा है कि रोम कंप्यूटर सिस्टम में, रैम तो सब देखा है, रोम कोई देखा है कि रोम कहाँ लगा होता है? अभी देखा? आप देखा है सर? ठीक है, यस तो सर। ये है रोम, ये लगा होता है मदरबोर्ड में, अटैच होता है, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मदरबोर्ड में ही लगा होता है, लेकिन रैम को मदरबोर्ड में लगाना पड़ता है, उसका अलग से स्लॉट होता है, लेकिन ये मदरबोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, ठीक है। यही है आपका रोम, तो ये जानना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा आप लोग को। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। चलिए, अब रोम का टाइप का फुल फॉर्म भी बहुत आता है, रोम क्या है। चलिए अब इसी में आप लोग को उसी बार 2 क्वेश्चन आया था BA-CB के मेंस में, रोम से ही आया था, फुल फॉर्म पूछा था और एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यही क्वेश्चन था आप लोग के BA-CB में। तो देखिए, जो इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, अब वो उसका टाइप नन, और इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि इसमें जो भी डेटा रहता है वो परमानेंट कंटेन होता है, उसमें जो भी डेटा डाला रहता है तो वो परमानेंट कंटेन होता क्या सारा प्रोसेस वो समझिए। जैसे ही ओएस को, ठीक है, जैसे ही हम लोग ओएस को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ओएस का कुछ जो पार्ट है वो आपका रोम में भी इंस्टॉल हो जाता है। यही रीज़न है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट रोम से ही डेटा ले लेता है, ठीक है, रैम के थ्रू। रैम स्टार्ट करने में मदद करता है और डेटा कहाँ सेव होता है, रोम में सेव होता है ओएस का, उसके कारण से आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि रोम का टाइप से आएगा। तो सबसे पहला टाइप है पी रोम, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। सेकंड है ईप्रोम, यह है इजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तीसरा है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और यही क्वेश्चन आया सर था। आपका आवाज, हेलो हाँ हेलो, सर आप, आवाज क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो ये तीसरा है EEPROM, ठीक है, और यही क्वेश्चन आया था BES-EB के मेंस में। इसका फुल फॉर्म में इसमें पूछा गया था, जो फर्स्ट ई है ना,
इसका पूछा गया था कि फर्स्ट ई का मतलब क्या होता है, और यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको टाइप्स में पी रोम, इप्रोम और डबल ई पी आर एम, ठीक है, ये आपको 3 टाइप है। अब देखिए इसका अंतर क्या है, डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस है इसमें क्या क्या वो देखिए। पहला डिफरेंस है पी रोम में, इसमें क्या होता है कि ये लार्ज स्टोरेज मीडिया, ठीक है, उसको मेंटेन करता है, बट कांट ऑफर द इरेज फीचर। यानी कि आप लोग एक सीडी देखे हैं, जो पहले सीडी आता था कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें आप लोग मूवी डाल देते हैं, हाँ ठीक, और वो फिर उस पे आप कुछ नहीं, वो फिर उस सीडी में और कुछ नहीं डाल सकते, देखें ऐसा। हाँ तो सर। यही कहलाता है आप लोग का पी रोम। उसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि एक रोम है, उसके अंदर कुछ डाल दिए, वही रहेगा, आप उसको मिटा नहीं सकते हैं, कभी नहीं मिटा सकते, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया इप्रोम। एक इसका सीधा उदाहरण हम बताते हैं इप्रोम का, सी डी आर डब्ल्यू, पेन ड्राइव सर। ठीक है। हाँ नहीं, पेन ड्राइव नहीं, वो तो फ्लैश मेमोरी है, वो तो अलग पढ़ना है उसको, अभी फ्लैश मेमोरी अलग हो गया। ये हो गया सी डी आर डब्ल्यू। सी डी आर डब्ल्यू का मतलब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट दोनों, ठीक है। इसमें क्या होता था कि एक सीडी होता था, जिसको हम लोग री राइटेबल भी बोलते थे, एक सीडी होता था। उस सीडी में क्या होता था कि आप कुछ भी डाल देते हैं, फिर उसको डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो यही है आपका री राइटेबल, ठीक है। यही आपका क्या, री राइटेबल। इसमें कुछ भी आप डाल देते थे, और ये फिर कुछ भी आपको उसमें डिलीट होता था, कुछ भी आपको डाल देता था। और तीसरा है ईप्रोम। इसमें क्या होता था, डबल ईप्रो, इलेक्ट्रिकली इजरेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता, ये डिलीट होता था, वो सीडी के लेंस के साथ डिलीट होता था, लेकिन डिलीटिंग में बहुत प्रोसेस होता था, और सीडी ज़्यादा हीट होने का कारण वो सीडी खराब हो जाता था। तो इसमें यही अंतर है। अब ये जो लाया गया था, ये लेटेस्ट वर्जन था इलेक्ट्रिक डबल ई पी आर रोम का। इसमें क्या होता था ना, इलेक्ट्रिकली इरेज कर दिया जाता था, मतलब उसके कारण आपका डैमेज भी नहीं होता था कोई भी। हम तो सी डी आर डब्ल्यू की एग्जाम्पल दिए, यानी कि इरेजेबल का ये लेटेस्ट वर्जन था, इससे अच्छा से इरेज भी होता था और ज़्यादा हैम्पर भी नहीं होता था, ठीक है। समझ में आ गया पीरोम, इप्रोम और डबल ई पी आर रोम। यस सर। सर वो हमको ठीक से नहीं समझ आया। कौन सा? सर इधर तो आवाज ही ठीक से नहीं आ रही है। नेटवर्क का इशू होगा सब। पी रोम सर, पी रोम। हाँ, तो पी रोम मतलब हुआ कि एक सीडी है, सीडी में आप कुछ डाल दिए तो आप उसको मिटा नहीं सकते, वो परमानेंट हो गया। ईप्रोम में हो गया एक ऐसा सीडी जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी मिटा सकते हैं। डबल पी आर रोम में क्या हो गया कि मिटा भी सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से मिटाएगा, उसमें आपका सीडी खराब नहीं होगा। ये एग्जाम्पल हम सीडी का सिर्फ दिए हैं आपको समझने के लिए। सर ये तीनों सीडी का टाइप है। सीडी का टाइम नहीं, सीडी एग्जाम्पल दिए, ठीक है। जैसे ये पी रोम, ई रोम, ये सब क्या है ये रोम का टाइप है, अभी हम आपको रोम दिखाए थे ना, हाँ वो रोम का ठीक है। टाइप है। कि रोम तो परमानेंट होता है, तो रोम अगर आप 3 टाइप का रोम लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। पहला टाइप है सिर्फ आप पी रोम लगाइए, दूसरा टाइप है ईप्रोम लगाइए, तीसरा टाइप है डबल ई पी आर ओम लगाइए। तीनों टाइप आप अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कौन लगाना चाहते हैं। ठीक है ये सर। सबसे सस्ता होगा, ये थोड़ा सा महंगा और ये सबसे महंगा होगा। क्लियर है। सीडी एक एग्जाम्पल लिया आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए, और आपसे पूछा जाएगा कि जो ईप्रोम है वो किस तरह से इरेज करता है। तो ईप्रोम जो है अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज करता है, और डबल ई पी आर रोम है जो इलेक्ट्रिकली इरेज करता है। दोनों में अंतर यही है, इलेक्ट्रिकल बीम से इरेज करता है, और ईप्रोम है जो अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज करता है। सबको क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देखते हैं रजिस्टर मेमोरी।
सर एक एम रोम भी होता है। हाँ, एम रोम होता है, वो आगे हम बताएंगे। अभी उसमें थोड़ा सा उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंटरनेट समझना होगा, इसलिए उसको, ओके सर। ठीक है, वो यहाँ पे यूज नहीं होता, वो दूसरा रैम है। चलिए अब आते हैं, अब देखिए रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, अब इसको समझिए। रजिस्टर मेमोरी सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होता है कंप्यूटर सिस्टम। अब आप बोलेंगे, अभी तो आप बोले सर कैचे मेमोरी होता है, अभी बोल रहे हैं रजिस्टर मेमोरी होता है। अब ध्यान से देखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। रजिस्टर मेमोरी स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर, और साथ में कैचे मेमोरी भी पढ़िएगा। इट इज अ स्मॉल साइज बट फास्टर देन मेन मेमोरी। अगर मेन मेमोरी से कंपैरिजन हो रहा है तब ये कैचे मेमोरी फास्टर होगा, ठीक है। किससे कंपैरिजन हो रहा है? मेन मेमोरी से, यानी प्राइमरी मेमोरी से कंपैरिजन हो रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, ये सीपीयू में लोकेटेड यानी कि मदरबोर्ड में लोकेटेड होता है, एक तरह से रजिस्टर है, ठीक है। और ये क्या करता है, आप अपने फोन में कैचे मेमोरी कभी देखे हैं? हाँ। डिलीट करने का ऑप्शन आता है कैचे मेमोरी, मतलब आप जो मोबाइल में जो भी डेटा यूज करते हैं उसका कुछ जो अनयूज डेटा है, जिसका ज़रूरत नहीं है, वो सब डेटा, वो सब डेटा को जो होल्ड करके रखता है, अनयूज्ड डेटा को, उसको बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। कैचे मेमोरी का यही काम है, लेकिन उसका थोड़ा सा वर्क चेंज हो जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि रजिस्टर में इनमें से कौन सा मेमोरी स्मॉलेस्ट एंड फास्टर है, अगर उसमें ऑप्शन रजिस्टर मेमोरी का है तो वही आंसर होगा, नहीं है तो फिर कैचे मेमोरी होगा। दोनों में अंतर समझ गए ना? अगर रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन है तो रजिस्टर मेमोरी मारना है, नहीं है तब कैचे मेमोरी मारना है, क्योंकि कैचे मेमोरी कंपैरिजन होता है मेन मेमोरी से, तब वो स्मॉल और फास्टर कहलाता है। क्लियर है? और ये रजिस्टर और कैचे मेमोरी दोनों आपका जो डेटा, डिलीटेड डेटा या अनयूज डेटा को होल्ड करके रखता है। अब बोलिएगा ये क्यों होल्ड करके रखता है? अब ये होल्ड करके क्यों रखता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि आप लोग क्या करते हैं कि कभी आपका फ़ोन से कोई फ़ोटो डिलीट हो जाता है या वीडियो डिलीट हो जाता है गलती से, एक्सीडेंटली, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, फिर दुनिया भर का सॉफ्टवेयर खोजते हैं, फाइल रिकवर, फोटो रिकवर सॉफ्टवेयर, ये सब सर्च करते होंगे आप लोग। तो ये जो सर्च आप लोग करते हैं ना, तो यही रजिस्टर मेमोरी और कैचे मेमोरी में आप जो कोई भी फोटो डिलीट किए ना, तो उसका कुछ जो पार्ट्स है वो कैचे मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी में चला गया। और वही सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, कैचे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी से उस फाइल को आपके पास वापस रिज्यूम करके पहुंचा देता है। क्लियर है? समझ में आ गया? सर पासवर्ड भी यही सब सेव करता है क्या सर? हाँ, पासवर्ड सेव करता है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। और यही रीजन है कि कोई क्योंकि पासवर्ड जो होता है ना, आ, उसको कोई रिकवर क्यों नहीं कर पाता, उसको ब्रेक करना ही पड़ता, सॉफ्टवेयर से ब्रेक होता है। रिकवर कभी सुने पासवर्ड कोई रिकवर कर ले? यही रीजन है, कोई नहीं कर सकता पासवर्ड को रिकवर, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फाइल को तोड़ सकता है, लेकिन पासवर्ड रिकवर नहीं हो सकता। तो सेकंड चलते हैं, कैचे मेमोरी हो गया, रजिस्टर मेमोरी हो गया। अब बात होता है सेमी वोलेटाइल मेमोरी का। तो नाम से ही है, ये तीसरा कैटेगरी है मेमोरी का। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बस जान लीजिए कि ये भी एक मेमोरी का टाइप है, ठीक है। इसमें सम लिमिटेड नॉन वोलेटाइल ड्यूरेशन आफ्टर पावर, जब पावर रिमूव करते हैं ना, तो इसमें कुछ लिमिटेड नॉन वोलेटाइल, मतलब सम लिमिटेड कुछ उसमें डेटा रहता है। ये ना आपको, ये सिर्फ सिस्टम में आपको नज़र आएगा, मोबाइल में नज़र नहीं आएगा। अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी इज अ सिस्टम वेयर ऑल द फिजिकल मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी
आपका जो भी वर्चुअल मेमोरी होता है एक सिस्टम की तरफ वर्क करता है, जितना भी फिजिकल मेमोरी है उसको कंट्रोल करता है, इसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा मेमोरी कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ये आपको कहीं भी सेमी वोलेटाइल में नहीं ये होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मेमोरी में होता है कि वर्चुअल मेमोरी को डायरेक्ट कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्टेड मेमोरी। ये सब जरूरी नहीं है, बस नाम जान लीजिए कि ये सब भी मेमोरी का टाइप। अगर पूछ देगा इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मेमोरी है तो पता होगा, तब तो उसको एलिमिनेट कीजिएगा। तो ये प्रोटेक्टेड मेमोरी होता है कि प्रोटेक्टेड मेमोरी इज अ सिस्टम वेयर ईच प्रोग्राम इज गिवन एन एरिया ऑफ मेमोरी टू यूज एंड इज नॉट परमिटेड टू गो आउटसाइड द रेंज। यानी कि ये एक तरह का मेमोरी है जो एक लक्ष्मण रेखा बना देता है, किसके लिए, प्रोग्राम के लिए, कि तुम बियॉन्ड द लाइन नहीं जा सकते। बस इसका यही काम है, प्रोटेक्ट करता है मेमोरी को। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी काम खत्म हो गया। सेकेंडरी मेमोरी में आपको तो पता है कि ये नॉन वोलेटाइल है और परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, अब इसका टाइप जानना है आप लोग को, इसका कौन कौन सा टाइप होता है, आइए देखते हैं। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम लोग यूएसबी मेमोरी स्टिक से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया सीडी डीवीडी या ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज के नाम से। मैग्नेटिक स्टोरेज में अगर आप पूछेंगे तो हार्ड ड्राइव इसमें आ जाएगा। ठीक है, और हार्ड डिस्क ड्राइव उसको आप लोग बोल सकते हैं। तो पूछा जा सकता है आप लोग से कि यूएसबी मेमोरी स्टिक के बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है। तो यूएसबी मेमोरी स्टिक हो गया, सीडी डीवीडी हो गया और आपका हार्ड डिस्क हो गया। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है, सॉलिड स्टेट, ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, ये तीनों अलग कैटेगरी है। अब बात करते हैं कि हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव तो सेकेंडरी मेमोरी को ही करता है। अब हार्ड ड्राइव जब नैनो टेक्नोलॉजी आ गया था, ठीक है, तो हार्ड ड्राइव का भी साइज छोटा होना शुरू हो गया था। तो हार्ड ड्राइव एक नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है जो हर कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। आपका जो भी जितना टीबी जीबी का लगाने का इच्छा है आप लगा सकते हैं। ठीक है, 5th जनरेशन के बाद से अनलिमिटेड हो गया था। तो ये जो हार्ड ड्राइव स्टोरेज है ये सेगमेंट ऑफ कंसंट्रेटिक सर्किल होता है। जब भी हार्ड ड्राइव को आप खोलिएगा तो ये सेक्टर में बटा हुआ होता है। ठीक है, आगे बताएंगे डिस्क फ्रेगमेंट में बताएंगे कि सेक्टर क्या होता है। अब ये जो उसमें एक तरह से ना हार्ड ड्राइव जब आप खोलिएगा तो एक चक्री के तरह से चलते रहेगा, जैसे सीडी जैसा चक्री होता है ना उस तरह से वो चलते रहता है और उसका जो स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है। वो डिपेंड करता है, जितना अच्छा कंपनी का आप हार्ड ड्राइव यूज कीजिएगा उसका कम स्पीड होगा, जितना खराब कंपनी का हार्ड डिस्क यूज कीजिएगा उसका ज़्यादा स्पीड होगा। 5400 से 15,000 आरपीएम के बीच में ये वैरी करता है डेटा कि 5400 आरपीएम से वो घूमता है। जितना ज़्यादा घूमेगा उतना जल्दी खराब होगा, तो इसलिए जितना कम स्पीड होगा उतना उसका लाइफ बढ़ेगा, यही कहा जाता है कंप्यूटर के भाषा में। अब बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या यूज होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम, ठीक है, एग्जाम्पल है। इस ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या यूज होगा, तो सीडी रोम रीड ओनली में आएगा, रीड आर में CDR और CDRW आपको बता चुके हैं, रीराइटेबल मल्टीपल टाइम्स। डीवीडी हो गया, ये पहले ही बता चुके हैं। अब साइज का बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जनरली क्वेश्चन देखे होंगे कि आपसे पूछा है फ्लॉपी डिस्क का साइज पूछेगा, बार बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फ्लॉपी डिस्क का मैक्सिमम साइज क्या होता है, कोई बता सकता है। 8 इंच सर। साइज, मेमोरी साइज, नॉट फॉर लंबाई का बात नहीं हो रहा, मेमोरी साइज। अच्छा 1.44 केबी एमबी, ठीक है। तो फ्लॉपी का जो मैक्सिमम साइज होता था 1.44 MB होता था। ठीक है, उसी तरह से एक सीडी का जो साइज होता है वो 700 MB का होता था। ठीक है, एक डीवीडी का जो साइज होता था वो होता था 4.7 GB का।
और एक फ्लॉपी का साइज 1.44 MB का। ये तीनों साइज से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में आप लोग घुसा लीजिए, तीनों याद कर लेना। CD का 700, DVD का 4.7 GB और फ्लॉपी का 1.44 MB। फ्लॉपी भी एक तरह से पेन ड्राइव ही मान लीजिए कि उसका जब पेन ड्राइव नहीं था तो फ्लॉपी डिस्क काम होता था फाइल को इस सिस्टम से उस सिस्टम को डालने में, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का हो गया मेमोरी खत्म। सर पेन ड्राइव आती किसमें है सर? पेन ड्राइव, क्या पेन ड्राइव आकाश? पेन ड्राइव आती किसमें आती, किसका प्रकार है सर पेन ड्राइव? अभी तो बताए तो थे सॉलिड स्टेट में, सबसे पहले वही तो बताए थे पेन ड्राइव। देखिए सॉलिड स्टेट यहाँ है ना, सॉलिड स्टेट स्टोरेज में था, USB मेमोरी स्टिक, यही पेन ड्राइव हुआ, ठीक है। तो कल इसका हम लोग MCQ करेंगे और कल से जिनको जिनको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, हम उसको पेड वाले ग्रुप में डाल देंगे और कल से उसी में लिंक जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और जनरल अवेयरनेस का कब मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, क्या टाइम बता देंगे संडे को, ठीक है। ठीक है। तो जिनको भी पेमेंट करना होगा इस नंबर पे पेमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ बताइए। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक और थोड़ा सा बैंकिंग, जितना सिलेबस है। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस का सर इसमें क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं अभी मॉक जो भी देता हूँ ना उसमें 40 से 40 क्वेश्चन दे देते हैं करंट अफेयर्स में। नहीं, तो ये एक कंफ्यूजन होता है ये सर कि बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। हाँ, हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। BSEB में उस बार नहीं पूछा गया था जी, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि इस बार नहीं पूछा जाएगा। अच्छा ये हम भी नहीं बता सकते, हमको भी नहीं, क्योंकि वो कोई सिलेबस तो देते नहीं है। जी तो आपको तैयार तो 100% होके जाना है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। यस जी। हाँ, SBI, हाँ, कौन सा सेक्शन से सबसे ज़्यादा करंट आएगा? लगभग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट ही रहेगा। सर वो आरके का आरके बताया नहीं सर। हाँ, आज बना देंगे आकाश, ठीक है। उसका आज एक वीडियो उसका भी पेंडिंग है। आज BSEB का पिछले ईयर जो क्वेश्चन आया था ना उसका पैटर्न आज बता देंगे, कल रात में अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज के लिए इतना ही। जिनको जिनको पेमेंट करना होगा इस पे आज पेमेंट कर देंगे, तो लिंक आप लोग को पेड वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर वहीं पे लिंक जाएगा, ठीक है। सर संडे को क्लास रहेगा या ऑफ रहेगा? किस दिन? संडे को सर। आज के बाद से कोई छुट्टी नहीं 2 तारीख तक, न संडे न रक्षाबंधन, कुछ नहीं जी, ठीक है। सर ये PDF कहाँ मिलता है? अब PDF ग्रुप में मिलेगा। आप जैसे ही पेड वाले ग्रुप में आ जाएंगे ना तो वहाँ पे PDF कल वो भी तो कर दिया था ना आपने तो ऐड कर दिया था। हाँ, तो उसमें आज से डालना शुरू हो जाएगा। कल हम नहीं डाले थे, आज से डालना शुरू कर देंगे, ठीक है सर। ठीक है ना। और किसी अगर सर बैच छूट जाए तो उसका रिकॉर्डेड जगह या फिर वीडियो? हम इसलिए तो 2 बैच रिकॉर्डेड तो देंगे ही देंगे, सेकंड बैच में भी आपको एंट्री कर देंगे। जो क्लास आप लोगों को छूटेगा वो रात वाले में पकड़ लीजिएगा। और सर एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि दोनों लैंग्वेज में ओपन होगा ना एग्जाम देंगे तो? हाँ बता, ये भी आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से। बहुत लोग को कंफ्यूजन है इस बारे में। जब आप जो भी, जैसे अभी आप लोग प्री दिए थे ना, प्री दिए थे यस सर। तो प्री, यस सर। और आप लोग एक RRB PO का भी प्री दिए होंगे। RRB PO का प्री में अगर आप हिंदी इंग्लिश आप लोग का साथ ही एक ही पेज में आता था क्वेश्चन, यस सर। लेकिन BSEB में ऐसा नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको हिंदी, या अगर हिंदी चूज कीजिएगा तो हिंदी लैंग्वेज में पेपर आएगा, अगर इंग्लिश चूज कीजिएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा, जस्ट लाइक प्रीलिम्स आप लोग दिए थे।
तो सर वैसे तो फिर कंप्यूटर भी तो हिंदी में ही आएगा ना हाँ हाँ, ये तो डिमेरिट है, ये तो प्रॉब्लम है। जो हिंदी में बनाते हैं पेपर उनको तो कंप्यूटर हर क्वेश्चन को अंग्रेजी करना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, समय उतना रहता है, आप लोग कर सकते हैं। समय दोनों में, जीके और कंप्यूटर में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, वो समय रहता है, कोई दिक्कत नहीं तो होगी। फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी हिंदी में ही आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी में क्यों आएगा? इंग्लिश का अलग पेपर आएगा, हिंदी का अलग। जो अगर आप जो पहले मान लेते हैं वहाँ पे हिंदी का अलग सेक्शन होगा, हिंदी लैंग्वेज का अलग से, इंग्लिश का अलग सेक्शन होगा। अगर आप हिंदी बनाना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कीजिए। अगर आप हिंदी का एक क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं तो वापस इंग्लिश नहीं जा सकते हैं, ये थोड़ा वही ध्यान। तो, अगर हिंदी स्टार्टिंग में हिंदी फिर सारा मेरा जितना भी है फिर सारा तो हिंदी में ही खुलेगा ना। हाँ हाँ, सारा हिंदी में खुलेगा। तो वैसे तो फिर इंग्लिश तो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो फिर सारा कुछ इंग्लिश में ही खुलेगा। हाँ, तो आप वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का हम बात कर रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आप वो, ये जो आपको पता है ना, मेंस में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। हाँ आप, ये है, लैंग्वेज हाँ, है। लैंग्वेज का हम बात कर रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम में पेपर जो खुलेगा ना, मोड ऑफ पेपर, वो तो आपका हिंदी अलग खुलेगा, इंग्लिश अलग खुलेगा। आपको कंप्यूटर बनाना है, अगर मान लेते हैं मैथ आप हिंदी में बना रहे हैं ना, रीजनिंग हिंदी हाँ में बना रहे हैं, तो सारा हिंदी खुल रहा है। जब वो कंप्यूटर जाएंगे तो कंप्यूटर भी हिंदी में खुलेगा, आपको हर क्वेश्चन जाके इंग्लिश करके चेक करना होगा। तो इस तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। थोड़ा तो होगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आपको जाना होगा कि हर क्वेश्चन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश करना ही पड़े, हिंदी से भी समझ में आ जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। वो तो ठीक है, वो कंप्यूटर के लिए ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंग्लिश में लेना चाह रहे थे तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं, इंग्लिश लेंगे तो सारा इंग्लिश करना होगा, ओहो। हिंदी होगा तो सारा हिंदी होगा, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है सर, कल एमसीक्यू होगा ना सर? हाँ, कल सिर्फ इसका एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि यस सर। डील तो वही करना है। जी। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल।